हेलो एंड वेलकम टू द कलाइडोस्कोप रिएक्शंस। और आज हम रिव्यू करेंगे एक और मूवी जिसका नाम है सैम बहादुर। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी रिव्यू का। सैम बहादुर, जैसे कि आप जानते हैं कि सैम मानेकशॉ के लाइफ के ऊपर में आधारित है और इसे बनाया है मेघना गुलजार ने। तो ये फिल्म देखने के बाद मेरे पास जो कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट है, सैम मानेकशॉ का चाइल्डहुड जो है, यानी बचपना का जो है, बचपन से बड़ा होने तक का सफ़र जो है, आई थिंक उनके पास इतना रिकॉर्ड नहीं था शायद, इसलिए वो उतना बता नहीं पाए, उतना फिल्म में दिखा नहीं पाए हैं। तो इस हिसाब से मुझे लगा कि उनका बचपन का स्टोरी जो है बहुत ही शॉर्ट था। देन ये एक पॉइंट है। उसके बाद में वैसे तो स्टोरी टेलिंग जो मैं बोलूँगा, पूरा स्टोरी बताने का तरीका ऑडियंस को जो था, थोड़ा सा मुझे लगा कि एवरेज था, उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी उसको बताया नहीं गया। हालांकि उनका लाइफ बहुत ही एडवेंचरस था, जो देखने से पता चलता है, विजुअली आप समझ पाएंगे, लेकिन जिस तरह से प्रेजेंट किया गया था वो थोड़ा सा वीक मुझे लगा, क्योंकि जो उनका स्टोरी का फ्रेम है, जो भी लाइफ का एक एक पार्ट जो गुजरता है उनका, उसको बहुत ही जल्दी फास्ट फॉरवर्ड करके निकाल दिया गया। फास्ट फॉरवर्ड तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि उस किसी भी लाइफ के किसी फेज़ के ऊपर में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया गया। वो इसीलिए जो है स्टोरी टेलिंग जो मुझे लगा था कि थोड़ा सा मुझे और टाइम देना चाहिए था उनकी स्टोरी को बताने के लिए। इवन मैं अगर बोलूँ, जो इस फिल्म का सबसे इम्पोर्टेंट भाग था, जो एक्चुअली सैम मानेकशॉ का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन था 1971 पाकिस्तान और इंडिया का जो वॉर हुआ था, और उसमें बांग्लादेश को हेल्प किया गया था, बांग्लादेश बनने में हेल्प किया था। मास्टरमाइंड थे इसके, सैम मानेकशॉ ही थे। लेकिन इस फिल्म में उस चीज़ को भी, जो सबसे मेन वॉर था, उसको बहुत डिटेल में नहीं दिखाया गया, उतना नहीं दिखाया गया। बस यूँ दिखाया गया था कि जंग शुरू हो चुकी है और वो उस चीज़ में प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, एंड देन ही इज़ कमांडिंग। और उसके बाद में क्या है, सडनली जो एक आध पुराना वीडियोस है, जो एक्चुअल वीडियोस होता है, ओरिजिनल वीडियोस था, और कुछ मेकअप वीडियोस था, रिकंस्ट्रक्टेड वीडियो, ब्लैक एंड वाइट वीडियोस दिखाया गया कि यहाँ वहाँ बम पड़ रहा है और प्लेन्स उड़ रहे हैं, बॉम्बिंग हो रहा है, थोड़ा सा फाइट्स दिखाया गया। एंड वेरी सुन इट वाज कट टू कि जंग ख़त्म हो चुका है, एंड देन पीपल, द पाकिस्तानी सोल्जर्स हैव सरेंडर्ड। तो बहुत जल्दी ये, आई थिंक इसके पीछे जस्ट 5 मिनट ही दिया गया है। हालांकि इसके ऊपर में ही पूरा होना चाहिए था, लास्ट क्लाइमेक्स जो है, इसको बहुत कम्प्लीटली दिखाना चाहिए था। जैसे कि अगेन मैं रेफरेंस दूंगा, सरदार उधम जो मूवी था, उसमें जब जालियांवाला बाग को लास्ट में दिखाया गया, वो मैसेकर का जो है वो लास्ट में दिखाया गया, एंड दैट वाज लाइक हाफ एन आवर। एक डिटेलिंग, एक चीज़ को दिखाया गया, बहुत धीरे करके पूरा सीन को कंस्ट्रक्ट किया गया, बिकॉज दैट वाज द मेन जो हाईलाइट था, उसको दिखाना चाहिए था। और उसी तरह से 1971 का वॉर, जो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन था सैम मानेकशॉ का, वो वाला दिखाना चाहिए था, और डिटेल में और ज़्यादा दिखाना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। बहुत जल्दी ऐसे बाकी वॉर्स को भी बहुत जल्दी दिखा के ख़त्म कर दिया गया, इसको भी उतना ही जल्दी दिखा दिया गया था। दैट इज़ ओनली माइनस पॉइंट जो मुझे लगा था इसमें एक हुआ, जो देखने के लिए मैं बैठा था, एक्चुअली मैं बोल रहा था, मतलब देखने जिस चीज़ के लिए गया था वो उतना मुझे नहीं मिला। देन उसके बाद मैं आऊँगा कास्टिंग जो है, कास्टिंग के ऊपर मैं बोलूँगा, सैम मानेकशॉ का रोल में शायद विक्की कौशल जो है, उन्होंने सुपर हिट परफॉर्मेंस दिया है, जो मुझे लगा है कि हाँ, ये रोल को बहुत ही बेहतर वही कर सकते थे, इससे बेटर कोई एक्टर मुझे नहीं लग रहा था उस जगह पे फिट होता। फिज़िकली अगर बोले, जो है उनका फिज़िकल अपीयरेंस से लेकर के बॉडी लैंग्वेज कॉपी करना, और उस तरह से मेथड एक्टिंग उसको सीख करके बनना वैसा, तो मुझे लगता था कि विकी कौशल इसके लिए बहुत ही अच्छे जो है सूट किया हुआ था। देन इसके अलावा जितने भी वहाँ पे कास्टिंग हुए हैं, जो भी अदर रोल्स में जो पॉलिटिशियंस हो थे, और जो उनके दोस्त या फिर जो है लीडिंग एक्ट्रेस जो भी है, जिनका नाम है सानिया मल्होत्रा जो है, एज अ वाइफ उनकी ठीक है, क्यूट लग रही थी, एज अ पारसी जो है वैसे लग रही थी।
लेकिन फ़ातिमा शेख जो है, फ़ातिमा शेख इंदिरा गांधी के रोल में आई डोंट थिंक कि वो दम दिखा पा रही थी, ना ही मैंने फिज़िकल अपीयरेंस से ना शक्ल से सूट कर रही थी इंदिरा गांधी के रोल में, बिकॉज़ वो एजेड थोड़ा आना चाहिए था, एजेड लुक उसमें आना चाहिए था इंदिरा गांधी रोल के लिए। किसी और को लेते तो आई थिंक बेटर होता। बिसाइड्स देन जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका रोल जो भी एक्टर ने किया है, मुझे लगा था और भी बेटर कास्टिंग हो सकता था इसके लिए। उतना सूट नहीं कर रहा था, ना ही आवाज़ के थ्रू से ना पर्सनालिटी के थ्रू से उनका रोल को उतना मिल रहा था। देन इसके बाद पॉइंट आता है कि एक और हीरो इसमें इंक्लूड करना चाहिए था, जो है कि सैम मानेकशॉ, जो आज हैं या आज जो उनको जो भी पद मिला है, इतना रिकग्निशन मिला है, वो इसलिए क्योंकि इतने साल वो ज़िंदा रह गए। ऑफ कोर्स उन्हें बैटल्स बहुत फाइट किया है, देन वो कंट्रीब्यूशन भी दिया 1971 में, लेकिन उससे पहले उनके लाइफ में एक फ़ेज़ आया था जहाँ पे वो जापानीज़ के गोली से उनको, माने जापानीज़ ने उनको गोली मारा था, और एक दो नहीं 7 गोलियाँ मारी थी उनको पेट में, छाती पे 7 गोलियाँ मारी थी। ऑन फील्ड वहाँ गिर गए थे। एंड देन वहाँ पे एक हीरो और रहा जो जिन्होंने सैम मानेकशॉ को अपने कंधे पर उठा करके मिलिट्री हॉस्पिटल ले करके गए वहाँ पे, और उनका नाम था मेहर सिंह। मेहर सिंह उनके जो है बटालियन में उनके साथ में थे। वो उनको कंधे पे उठा करके आई थिंक कितना किलोमीटर आई डोंट नो, बट वहाँ तक उनको लेके गए थे, ऑपरेशन तक जो है टेबल तक। दैट इज़ वाई सैम मानेकशॉ लिव्ड अहेड, और उन्होंने जो भी हिस्ट्री क्रिएट किया उनके बाद था। तो मेहर सिंह का जो रोल है वहाँ पे बहुत छोटा था। अगेन जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कई सारे उनका जो लाइफ है उनको बहुत छोटा करके बहुत जल्दी चेंजेस दिखाया गया है, प्रोग्रेस दिखाया गया है। उस हिसाब से यहाँ पे मेहर सिंह का भी रोल भी बहुत शॉर्ट है। मेहर सिंह का भी लाइफ का ऊपर में उनको दिखाना चाहिए था और भी उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए था, तो वो थोड़ा कम था। देन कमिंग बैक टू बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ लीड एक्टर जो है, अगर विकी कौशल की बात करूँ तो बॉडी लैंग्वेज हिसाब से भी जैसे मैंने कहा वो मेथड एक्टर हैं, तो किसी भी रोल को पकड़ने के लिए वो काफ़ी साल मेहनत करते हैं। ही स्टडीज़ द रोल एंड देन ही ट्राइज टू बिकम दैट पर्सन, नॉट एक्ट नहीं करते, वो उस पर्सन को वैसे बनना चाहते हैं। तो आई थिंक काफ़ी हद तक सैम मानेकशॉ का रोल, वो सोल जो है वो पकड़ पाए थे। उनका बॉडी लैंग्वेज, स्पीकिंग जो है, कमांड है उनका पकड़ में, बोलने में, एंड देन आईज़ है, लुक है, और झुक करके मतलब जैसे वो ऐसे ही बात करना कंधे पर, ऐसे इस तरह से झुक करके, उनका जो भी बॉडी स्टाइल था, ही हैज़ डन अ फैबुलस जॉब, मैं बोल सकता हूँ। एक चीज़ जो मुझे इस फुल फिल्म से भी थोड़ा सा लगा, और देन ऐसे कोई भी हिस्टोरिक या फिर पीरियोडिक फिल्म्स होते हैं जो एजेस का पूरा दिखाया जाता है, जैसे बायोग्राफी हो, बचपन से लेके बुढ़ापे तक का जो स्टोरीज़ होता है स्पेशली, उस चीज़ में मुझे एक चीज़ हमेशा कमी लगी है कि किसी भी रोल को जब एक आदमी प्ले कर रहा है, तो मान अगर बचपन से उसका दिखाया जा रहा है, जवानी से अगर सपोज़ दिखाया जा रहा है, मेरा ही रोल सपोज लिया मैं कर रहा हूँ किसी का रोल, तो जवान में मैं ऐसा लग रहा हूँ ठीक है, लेकिन जब मैं बुढ़ापा में जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली ये शक्ल मेरा नहीं रहेगा, काफ़ी सारे रिंकल्स और एजिंग जो है मेरे शक्ल पे आ जाएगा। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि अभी भी कई सारे फिल्म्स में ध्यान नहीं देते या इस चीज़ को कैजुअल लेते हैं। वो लोग प्रोस्थेटिक मेकअप और कुछ आई लाइन्स ऐसा वो कलरिंग से बैठा करके रिंकल्स बना करके थ्रू पेंट्स, बॉडी पेंट्स उसको निकालने की कोशिश करते हैं, सॉरी। तो उससे क्या होता है कि वो दिखता है कि ये पेंट किया हुआ, ये नकली है, इससे नहीं बुढ़ापा पता चलता है। तो इस जगह में मेरा सजेशन यही है कि जब किसी आदमी को उसका बुढ़ापे का रोल दे रहे हैं तो कोई बूढ़ा आदमी, ओल्ड एज आदमी को ही लीजिए उस रोल में। अभी जैसे विकी कौशल को हमने जो फिल्में देख रहे हैं, उनको जवानी से देख रहे हैं, यंग से देख रहे हैं, एक बाप की उम्र तक तब भी ठीक है, सूट करता है। देन अगेन जब वो बूढ़े का रोल हो जा रहा है, जब उनको फील्ड मार्शल का अवार्ड दिया गया, तब तो बहुत बूढ़े हो चुके थे। तो उस जगह पे आई थिंक किसी बूढ़े आदमी को ही लेना चाहिए था रोल प्ले करने के लिए, विकी कौशल को नहीं लेना चाहिए था। उनको जो
ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया गया, उनका मूंछ और बालों को कलर कर दिया था वाइट करके, बट वो पूरा तरह से उस चीज़ को नहीं कर पा रहा है जो होना चाहिए। रिंकल्स वगैरह नहीं है, पूरा मुंह जो है उनका शक्ल अगर देखेंगे फेशियल में कोई एक रिंकल्स नहीं था, वो जवानी की तरह ही था। तो उस पर पता चल रहा था कि मुझ को कलर किया गया है बूढ़ा दिखाने के लिए, तो दैट इज़ नॉट इनफ। तो इस चीज़ में मेरा सजेशन ये है कि इसमें थोड़ा कास्टिंग करना चाहिए, बुढ़ापे के रोल के लिए अलग करना चाहिए, यंग जनरेशन के लिए चाहे किसी लीड को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद सॉन्ग जो है 3 सॉन्ग्स है उसके अंदर में, 2 मोटिवेशनल है, एक लव सॉन्ग से, एक रोमांटिक सॉन्ग है। तो सॉन्ग बड़ा लाइट सा है, जोशीला सॉन्ग जो है एक लास्ट में है, जब उन लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं फाइट के लिए, ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, मुक्ति बाहिनी का जब बन रहा होता है उसको ट्रेनिंग दे रहे होते हैं उनको, तो उस टाइम में जो गाना है वो थोड़ा सा और दमदार हो सकता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि दमदार हो सकता है, जोश आना चाहिए, वो बदन में कांटा देना होना चाहिए। उरी में भी हम लोगों ने देखा है, उसके बाद बॉर्डर में भी जो गाना सब है वो सुनते हैं तो कांटा आने लगता है बदन में, पूरा वो रोंगटे खड़े आते हैं। देन अगेन एडिटिंग के बारे में मैं बोलूँगा कि जैसे मैंने पहले भी बोला है, एडिटिंग बड़ा जल्दी जल्दी कट करके हर चीज़ को दिया जा रहा था। किसी भी सीन में जहाँ पे थोड़ा सा इमोशन है, जहाँ पे थोड़ा सा लग रहा था कि अब रोने वाला टाइप का वो फील आता है, इमोशन, आँख से पानी आने लगता है, जब तक आप उसको फील कर रहे हो तो सीन चेंज हो जाता है और सडन कुछ और ही सीन हो रहा है। तो ये इस जगह पे एडिटिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट लगना चाहिए, और मतलब सीन्स को, कुछ जो सीन इम्पॉर्टेंट है उसको एटलीस्ट थोड़ा टाइम देना चाहिए फील करने के लिए ऑडियंस को, कि उस चीज़ को महसूस करे, देखे ऐसा हुआ है, तो उस चीज़ में टाइम देना चाहिए था। एडिटिंग सिर्फ कट्स में मैं बोलूँगा, बाकी कलर ग्रेडिंग और सिनेमाटोग्राफी वो जो है वो तो ठीक है, वो बहुत अच्छा ही था, बहुत ही अच्छा था। पीरियोडिक फिल्म्स के लिए जैसा कलर ग्रेडिंग होना चाहिए था, जैसे वो हस्की टाइप का होना चाहिए, सीपिया कलर होना चाहिए, थोड़ा पुराना टाइप का, वो ठीक था। देन ये एक और प्रॉब्लम है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का, अभी भी बहुत उस पर का इम्प्रूवमेंट करना बाकी है, जो है कि किसी भी पीरियोडिक फिल्म में जब आप ब्रिटिश एक्टर को ले रहे हैं या अमेरिकन एक्टर को ले रहे हैं, प्लीज़ थोड़ा सा पैसा खर्चा करके कुछ अच्छे एक्टर ले आओ। ब्रिटिश एक्टर या वाइट एक्टर्स, अगर मैं बोलूँ वाइट जो भी वो एक्टर होते हैं, फॉरेन एक्टर्स में बोलूँ, वाइट नहीं बोलूँगा, फॉरेन एक्टर्स बकवास करते हैं, मतलब वो बकवास एक्टिंग करते हैं, बकवास एक्टर्स लेके आते हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं एक्टिंग कर रहे थे, इसमें तो नहीं कर रहे हैं। जो लास्ट मैंने अगर देखा है किसी में अगर ब्रिटिश एक्टर अच्छा एक्टिंग किया है, वो तो मैं बताऊंगा सरदार उधम में जब सिलेक्शन हुआ था सुजीत सरकार का फिल्म में, उन्होंने सेलेक्ट किया था करेक्ट ब्रिटिश एक्टर, उसमें जितने भी एक्टर्स थे, जर्मन थे या ब्रिटिश एक्टर थे, दे वर ऑसम, उनका एक्टिंग बहुत अच्छा था। वहीं यहाँ पे वो फॉरेन एक्टर्स में वो दम नहीं लगा था, वो लग रहा था एक्टिंग कर रहे हैं और वो थोड़ा और अच्छा एक्टर्स को ले सकते थे, तो ये सारा चीज़ है। तो ओवरऑल ये मेरा ओपिनियन है, पूरा चीज़ का मूवी रिव्यू मैं दूंगा सैम बहादुर का, और इसके अलावा मैं ज़्यादा इसको जज नहीं करूँगा, बिकॉज ये अपना हीरो है कंट्री के, सैम बहादुर, इनके लिए मैं तो फुल पॉइंट देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर आप रिव्यू मांग रहे हैं तो फिर वैसा ही है, फिर फिल्म के ज़रिए अगर मैं एज एन ऑडियंस वो बताऊँगा तो यही सारे ओपिनियंस है, प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट्स, जैसा भी आप को लग रहा होगा। सो उस हिसाब से अब रेटिंग की बात करूँ तो रेटिंग मैं इसको दूंगा 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, या 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। रेस्ट 2.5 फॉर फॉरेन एक्टर्स, एंड देन फिल्म का स्टोरी टेलिंग में थोड़ा वीकनेस, सॉन्ग्स थोड़ा वीक होना, और ये मेहर सिंह का रिकग्निशन थोड़ा और होना चाहिए था। ये सारे चीज़ को पॉइंट्स कट करने के बाद में 7 आउट ऑफ 10 मैं इस मूवी को दूंगा सैम बहादुर के लिए। तो ये था मेरा सैम बहादुर के ऊपर मूवी रिव्यू, ओपिनियन और रेटिंग। तो ये वीडियो अभी के लिए हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है, अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि ये मेरा ओपिनियन है, मैं किसी को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, किसी को अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मुझे जैसा लगा मैं बोल रहा हूँ, ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ। आपने अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, मैं फिर भी बोलूँगा जा कर के देखिए, बिकॉज अपना हीरो है, कंट्री का हीरो, इसके बारे जानना बहुत ज़रूरी है इनके बारे में। तो इसलिए मैं अपना ओपिनियन दे दिया हूँ, पहले से डिस्क्लेमर दे देता हूँ।
तो ये था हमारा मूवी रिव्यू सैम बहादुर के ऊपर। हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और मूवी रिव्यू में, तब तक के लिए बाय।